हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में अपना देख रखा था कि यूरिया प्रिपेयर हो गया। यूरिया प्रिपेयर होने के बाद देयर वेर मैनी कंपाउंड्स दैट वेर डिस्कवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट विच प्रूव दैट कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में भी प्रिपेयर हो सकता है, थ्रू विच द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड। जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुआ, जो अर्लियर डेफिनेशन था, द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज बीइंग अल्टर्ड और चेंज। जो डेफिनेशन था उसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। अब अगर चेंज कर दिया गया तो अभी जो प्रेजेंट, मैं सबसे लास्ट वाला डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। कई स्टेप्स में और भी उसको चेंज कर करके अभी जो उसका करंट डेफिनेशन चलता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is now defined as chemistry of hydrocarbons, and their derivative, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अब किस नाम से जाना जाता है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या है पहले एक बार हम समझ लेते हैं। वहां पे एक नया वर्ड आया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें नेसेसरीली तीन चीजें मौजूद होंगी। कंपाउंड having oxygen, hydrogen and कार्बन एटम, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। जरूरी नहीं है ये जो ऑक्सीजन मौजूद है, जरूरी नहीं है कि हर एक के केस में ऑक्सीजन हो, लेकिन हो भी सकता है। और भी कई सारे एटम्स हैं। तो ये जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जा रही है तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन नेसेसरीली ही मौजूद होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन नेसेसरीली मौजूद होंगे। अब ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ये सब जब आते जाते हैं, हेट्रो एटम्स जब ऐड होते जाते हैं, देन दे फॉर्म्स देयर रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स, ठीक है। वो उनके क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव। हमने कल एक थॉट डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि ऐसी क्या नेसेसिटी थी कि पूरे एक कार्बन के लिए पूरा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दिया गया। क्या नेसेसिटी थी? वहां पे जो नेसेसिटी है वो कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट हाइड्रोकार्बन इज एंड द करंट डेफिनेशंस दैट रन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। अब ये टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है? देखो यहाँ पे टेट्रा एक वर्ड है, कोवैलेंसी एक वर्ड है। अब क्योंकि आप लोगों ने इतना केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जब भी कोई एक कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कंपाउंड दो रीजनों के कारण फॉर्म करता है। आइदर वो इनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा।
तो ये जो केमिकल बॉन्ड हैं ये 3 टाइप के हैं, एक है आयोनिक, एक है कोवेलेंट और एक है डेटिव और कोऑर्डिनेट, डेटिव और कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 3 तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब इन बॉन्ड की खासियत क्या है? ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये एक्चुअल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करेगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई एक दूसरा एटम है जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उन दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट विल बी नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इतना अभी ध्यान में रखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ना ही दोनों के पास, एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, दोनों के पास समान है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो दोनों क्या करेंगे स्टेबल होने के लिए? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेंगे। जब ये लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालते हैं तो वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड हमेशा लोन पेयर की शेयरिंग की वजह से होगा। किसके शेयरिंग की वजह से? लोन पेयर के शेयरिंग की वजह से डेटिव बॉन्ड होगा। अब हमको इन दोनों के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि कोवेलेंसी आया है, कोवेलेंसी इज अ टर्म रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो टेट्रा कोवेलेंसी है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कौन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और कौन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखो, इसके आउटरमोस्ट सेल में हीलियम, हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ठो ना। लिथियम के में 3 ठो, बेरिलियम के में 4 है कि नहीं? ये इनके एटॉमिक नंबर है। बोरॉन 5, कार्बन 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये क्या है? इनके एटॉमिक नंबर है ना। अब एटॉमिक नंबर को जब आप 2 रूल के अनुसार डिवाइड करते हैं, एक जो पहला रूल है जिसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल, ठीक है, उस हिसाब में अगर आप एटॉमिक नंबर को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट must have 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? होने ही चाहिए। ठीक है, ये उसका ऑक्टेट रूल बोलता है। दूसरा रूल कौन सा है? सॉरी, ये डुप्लेट रूल है। दूसरा रूल है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? आफ्टर फर्स्ट सेल, पहला सेल, इलेक्ट्रॉन जहां पे पहले मौजूद हैं उसको हम सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल के बाद आउटर सेल पे, आउटर सेल्स मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल हो जाए, थर्ड सेल हो जाए, जो भी उसका लास्ट सेल होगा फर्स्ट सेल को छोड़ने के बाद, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। ये तुम्हारा कौन सा रूल बोलता है? ऑक्टेट रूल। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं पहले सबका में 2-2 स्टेबल बैठा दूं तो इसके में तो 2 ही हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसका ये जो 2 and 1, पहले सेल में कितना है? 2, दूसरे सेल में, पहले में 2 रह सकते हैं, फिर दूसरे में 8, फिर 8, तो पहले में 2, फिर सेकंड सेल में 1, इसके में 2,2, इसके में 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 दिखा।
अब अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2,8 मतलब इसके आउटरमोस्ट सेल पे 8 हैं। जिसके भी आउटरमोस्ट सेल पे 2 हो जाएं या 8 आ जाएं, पहले में तो 2 हैं सबके में, पहला सेल स्टेबल है। सेकेंड सेल की जब बारी आती है तो सेकेंड सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबल है, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम नियॉन को नोबल गैस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब बाकी की बात देखते हैं। यहाँ पे 7 है, 8 तो नहीं है, तो स्टेबल नहीं है। ये भी, ये सब कोई स्टेबल नहीं है। तो अब अगर स्टेबल नहीं है तो स्टेबल कैसे होंगे? बॉन्ड फॉर्म करके। ठीक है, तो वो लोग किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्म करेगा? आयोनिक फॉर्म करेगा, कोवेलेंट या डेटिव? कैसे पता चलेगा? देखो, आयोनिक क्या होता है? गेन और लॉस। अब ये जो बंदा है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या कर सकता है? सपोज आपके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और आपको स्टेबल होना है, तो आसानी क्या होगी? 7 इलेक्ट्रॉन लेने में या 1 इलेक्ट्रॉन देने में? 7 इलेक्ट्रॉन तो लोगे नहीं, है कि नहीं? वो तो कठिनाई होगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन लोगे, रखोगे कहाँ? उससे बेटर है 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, चलो झंझट गया, है कि नहीं? तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के जगह पे। 3 इलेक्ट्रॉन हाँ दे देगा ये भी। चौथा इलेक्ट्रॉन, इसको मार्क करके रखो। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है जिसके आउटरमोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अब इसके लिए तो दोनों कंडीशन सेम हो गया, वो 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, है कि नहीं? तो ये लोग जो यहाँ से यहाँ तक, ये लोग जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हैं, ये लोग सब क्या कर रहे होंगे? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लोग कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे? फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? ये नहीं दे पाएगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। गेन कर रहा है, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा, ये भी क्या फॉर्म करेगा? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन जब मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा, तो ये स्पेशली चारों के चारों कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो और एक कोई दूसरा एटम होगा जो इससे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रहा होगा, शेयर कर रहा होगा ना, दे या ले तो नहीं सकता। तो जब ये शेयर कर रहा है तब वो 4 ठो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर है? आई होप दैट यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट इज टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी, कार्बन has a tendency, carbon has a tendency to form 4 covalent bond, to form 4 covalent bond। अब एक बंदा अगर 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 4 अलग अलग एटम के साथ फॉर्म कर सकता है या अपने ही एटम के साथ फॉर्म कर सकता है कि नहीं? अगर ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 4 अलग अलग एटम के साथ फॉर्म कर सकता है कि नहीं? तो जब ये 4 अलग अलग एटम को एक साथ एक्सेप्ट करेगा तो कंपाउंड में कितने लोग का पार्टिसिपेंट हो गया? 5 लोग का हुआ कि नहीं? तो 5 लोग का मतलब एक अलग ही कंपाउंड निकल के आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक में हमको बाउंड कर देता है कि आप एक अलग चीज निकल के आ रही है, आप इसके लिए अलग तरीके से एक सिस्टम डिफाइन करें। ठीक है, which produces a large number of compound। ठीक है, ये था तुम्हारा पहला रीजन। दूसरा रीजन जो है सेकेंड रीजन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है?
कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। अब ये कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या करता है? अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंक होता जाता है। क्यों लिंक होता जाता है? देखो, एक कार्बन है जिसका 4 बॉन्ड खाली है, दूसरा कार्बन है जिसका 4 बॉन्ड खाली है, और कोई ऐसा एटम है ही नहीं जिसके पास 4 बॉन्ड खाली है। तो अगर सेम कैलिबर के लोग हैं तो वो लोग अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं, अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। अब एक मोटे इंसान को एक पतले इंसान को पीटने भेजोगे तो वो तो जाएगा और उसको कूट के आ जाएगा, है कि नहीं? अगर कूट के आ जाएगा तो क्या ही फायदा हुआ। अब अगर दोनों हट्टे कट्टे इंसान हैं तो लड़ाई बहुत समय तक चलेगी, है कि नहीं? तो ये जो कार्बन है अपने ही कार्बन एटम्स के साथ क्या करता है? लिंक करता जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है? द कार्बन एटम लिंक विथ अदर carbon atom forming long straight branched chain। ठीक है? जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ लिंक होके लॉन्ग लंबा इन द सेंस, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, एक कार्बन आपको पता है एक कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो एक बॉन्ड यहां सेटिस्फाई हो गया, बाकी 3 बॉन्ड ओपन है। इस कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन, ये इधर वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है, इधर वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, 2 बॉन्ड ऑक्युपाई हो गए। कितने बॉन्ड खाली हैं? 2 एरा खाली है। तो ये अपने साथ ऐसा लिंक करके एक स्ट्रेट चेन पता नहीं कितना लंबा फॉर्म करेगा, टू द इंफिनिटी, है कि नहीं? ब्रांच्ड, ये कुछ ऐसा भी तो फॉर्म कर सकता है। ब्रांच एक में जाके गुच्छे हो गए, है कि नहीं? ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है, साइक्लिक चेन फॉर्म कर सकता है कि नहीं? साइक्लिक कैसा? एक कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन, ये तीनों एक दूसरे के साथ। ये कार्बन देखो 1 2, कितने बॉन्ड खाली हैं इसके? 2 बॉन्ड खाली हैं। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड खाली हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है सेल्फ लिंकेज। थर्ड, अब इसके कारण से अगर वो रुक ही नहीं रहा है, अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंक हुए जा रहे हैं, तो जितना मर्जी चाहे उतना नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा। और एक रीजन मिल गया हमको, काहे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट पढ़ते हैं, है कि नहीं? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है हम थोड़ा देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म occurs in organic compound that is क्या होगा वो? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मैं समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं। कंपाउंड्स having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structural formula। ठीक है? यहां पे मैं एक सिंपली सा एक कंपाउंड लिख देता हूं चुपचाप से। हमको पता है एक कार्बन एक कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ठीक है?
अब इस 5 कार्बन में अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म किए हैं और मैंने इसको क्या मान रखा है, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, तो बाकी जितने बॉन्ड होंगे वो किससे सेटिस्फाई होंगे? कार्बन हो गया और क्या बचा? हाइड्रोजन। तो बाकी सब जो बॉन्ड बाकी हैं वो किससे सेटिस्फाइड हुए होंगे? हाइड्रोजन से। ठीक है, ऐसे अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं रिप्रेजेंटेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने तरीकों से दर्शा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसी को सिर्फ मैं गिन के लिख दूं, गिन के मतलब यहां पे कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 5 10 2 12। अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो इस चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आइसोमेरिज्म क्या है? एक कंपाउंड ले लिए अपन जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी सेम चीज को मैं कैसे लिखूंगा? एक दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो चीज है इसको इसी का रूप है। इसमें भी टोटल कितने कार्बन हैं? गिनो। C5H 12 ठो कार्बन है। लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम है इसके साथ? नहीं है। ये पूरा सीधा था, यहां पे एक अलग से ब्रांच निकल रखा है कि नहीं? और एक इसी का और एक वाला मैं ड्रॉ करता हूं, इधर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सेम एक कार्बन है, इधर बाकी सब में क्या होंगे? हाइड्रोजन। इसमें भी कितने कार्बन हैं? कार्बन 5 ठो हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 12 ठो। क्या इसका स्ट्रक्चर इसके साथ सेम है? नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन को चारों तरफ से कार्बन सराउंड किए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, ये सीधा है। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 के लिए कितना? 3 प्रकार का स्ट्रक्चर अलग अलग बन के आ गया। तो सोचो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कितने सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, है कि नहीं? तो दीज वेर द 3 बेसिक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लेड टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच। ठीक है, यहां पे ये जो डैश दिखाए जाते हैं, ये डैश, दिस डैश आर बॉन्ड्स। ये डैश क्या है? बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। अगर तुमको लगता है कि C5H12 ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा, तो तुम गलत हो। ऐसा दिख रहा होगा तो भी तुम गलत हो। ओरिजिनली जब हम इस कंपाउंड को लैब में देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, देख तो नहीं सकते, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर निकाला जाता है, स्ट्रक्चर देयर आर वेरियस मेथड, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस मेथड से जब हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड है, जो अरेंजमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन का, क्या इसके साथ सेम होगा? वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल अरेंजमेंट है कि कैसे एक कार्बन और हाइड्रोजन एक्चुअल कंपाउंड में कैसे किस प्रकार से किधर अरेंज होके हैं, दैट इज स्टडीड अंडर अ ब्रांच नोन एज स्टेरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, और वो स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में किसने बताया था हमको? वेंटॉफ एंड लीबॉल। किसने बताया था? मैं यहाँ पे मिटा के थोड़ा लिख देता हूँ। जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है ना, स्टेरियोकेमिस्ट्री हमको स्पैटियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्पैटियल
ओरिएंटेशन। स्पेटियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। स्टडीड अंडर स्टेरियोकेमिस्ट्री। और स्टेरियोकेमिस्ट्री को किसने दिया था? वेंट हॉफ एंड लीबेल इन 1874 आई थिंक, 1874, ठीक है, तब उन्होंने ये दिया था, ठीक है। याद हो पाएगा? इसको भी लिख लिए रहना। समझ में आ रहा है? अब जब हमको पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट है, इतने सारे कंपाउंड क्रिएट होते हैं, इतने सारे कंपाउंड को पढ़ना है, अरेंज करना है, ठीक है, लिखना है, तो हम लोगों ने फिर एक नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वेरियस ऑथर, अगर आप डिफरेंट बुक स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम अभी वही देखने वाले, ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज मेंट टू बी अ सेपरेट ब्रांच। ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में अभी हमने ही बात किया है, मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करके दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन वेयर ईच बॉन्ड एंड एटम्स आर शोन। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां पे हर एक बॉन्ड और एटम को शो किया जाता है। बॉन्ड आर शोन थ्रू, बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड थ्रू डैश। ऐसे डैश से बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ये ठीक है। ये दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ठो कैसे आ गया, यहाँ पे 3 ठो कैसे आ गया, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुम खाली रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लिए रहो, ठीक है। सेकेंड टाइप, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कंपाउंड्स वेयर नो बॉन्ड, कंपाउंड्स वेयर नो बॉन्ड्स आर शोन, नो बॉन्ड्स आर शोन, ठीक है। कंपाउंड जिसमें कोई बॉन्ड नहीं हो, इसी को मैं लिखता हूं। देखो, ये जो 3 ठो कार्बन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3, एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के कितने, CH2, फिर इस कार्बन के CH3, है ना। इसको देखो, C, इधर H2, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इधर H2 लिख सकते हैं। या इसको
C2H4 के जैसे भी लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में भी लिखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया? थर्ड वे, थर्ड वे जो है, थर्ड वो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हियर इन दिस टाइप लिख देते हैं, इन दिस टाइप कंपाउंड्स, इन दिस टाइप कंपाउंड्स आर रिटन इन अ जिगजैग मैनर, पहाड़ बना बना के लिखना है, ठीक है, आर रिटन इन zigzag पैटर्न, zigzag पैटर्न। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, अब आप यहां पे पॉइंट दे सकते हैं ऐसे करके, पॉइंट देना है तो, नहीं देना है तब भी चलेगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या है? पॉइंट्स का मतलब होता है ये जो पोजीशन है ये सारे CH2 को दर्शाते हैं। किसको? CH2 को। और ये जो टर्मिनल पोजीशंस हैं ये दोनों CH3 को दर्शाते हैं। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक है, तो ऐसे वाले पॉइंट्स जहां पे दो अलग अलग बॉन्ड होंगे वहां पे क्या होगा? वो CH2, ये भी CH2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात की गई। अगर कोई एक हेट्रो एटम आता है, हेट्रो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अलावा, उसके अलावा अगर कोई और एटम आता है, देन द हेटेरो एटम इज सेपरेटली रिप्रेजेंटेड। जो हेट्रो एटम है वो सेपरेटली रिप्रेजेंटेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे पास Br आ गया, तो देखो Br को सेपरेटली क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया। और एक टाइप का है जिसको मोस्ट बेसिक बुक में, हायर बुक में उसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वेरियस वे। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे वो ऐसा लिखा हो CH3 CH2, या सारे बॉन्ड लाइन दे के लिखा हो, या ऐसा लिखा हो। समझ में आ रहा है? जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ है शायद तक, 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? आप एक कंपाउंड लिख लेते हैं ऐसा, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक। ठीक है, ये ऐसा 3 डायमेंशनल ऐसा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब टूवर्ड द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ, बोर्ड से ऐसे बाहर निकला हुआ है। ये बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, वो बोर्ड से किसकी तरफ? बाहर की तरफ निकल रखा है। ठीक है, समझ में आया?
ये इसको हम बोलते हैं डेस्क्ड वेज। डेस्क्ड वेज ये क्या बताता है? बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? बॉन्ड अवे फ्रॉम। इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड ब्लैक बोर्ड के उधर आपसे दूर भाग रहा होगा, ये आपकी तरफ भाग रहा होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन, हाउ और व्हाई वी हैड टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच फॉर organic chemistry, and further you got an idea about the representation of organic compound. Clear है? ठीक।